माँ जी, कंगन नहीं तो करवा चौथ भी नहीं। ये क्या सुना मालती ने अभी अभी। उनकी बहू तारा ये क्या बोल रही है। बहू कौन सी कंगन मांग रही हो। कंगन तो इस समय तुम्हारे हाथों में है। तारा बोली, मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए सासू जी। मैं वही खानदानी कंगन मांग रही हूँ जो मेरी दादी सास ने आपको दिए थे और अब जिन्हें आप बेटी के घर पहुँचाने की सोच रही हैं। बहू तुम ये क्या बोल रही हो। मैं वही बोल रही हूँ जो आप सुन रही हैं। आपने क्या सोचा मुझे कभी उनके बारे में पता नहीं चलेगा। ये वही जड़ाऊ कंगन है जिन पर मोर की कारीगरी की गई है और मोतियों का काम है। ये वो विरासत है जो एक सास अपनी बहू को पीढ़ी दर पीढ़ी देती आई है। और एक आप हैं जिसने कभी उनके बारे में मुझे बताया तक नहीं। यहीं आपकी नीयत का पता चल जाता है। अगर दिव्या को आपने वो जड़ाऊ कंगन दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें किसी ने बहकाने की कोशिश की है बहू। अगर ऐसे कोई कंगन होते तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती। मैंने तो पहले ही सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। फिर ये कंगन जिन्हें तुम खानदानी बता रही हो वो तुम्हें देने में भला मुझे परेशानी क्यों होती। कोई हमारे घर में झगड़ा लगवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो कोई कंगन कभी नहीं थे, ना मेरे पास ना मेरी सास की सास के पास। तुम मेरा विश्वास करो बेटी। तारा एक पल को चुप हो गई तो पीछे से मालती की ननद काली बोली, भाभी अब झूठ बोलने का क्या फायदा। वो कोई ऐसे वैसे कंगन थोड़ी थे। आज तो उनकी कीमत लाखों में होगी। जाने कितना सोना लगा था उनमें। ऊपर से मोतियों का काम। ऐसा खजाना भला तुम बेटी को छोड़ बहू को क्यों देने लगी। अब हर कोई मेरी माँ जैसा दिलदार तो नहीं होता। वैसे भी माँ तो वो मुझे ही देने वाली थी। फिर पता नहीं तुमने उन्हें क्या खिला पिला दिया कि वो अपनी बात से मुकर गई। अब हम सब जानते हैं दिव्या के ससुराल में किसकी क्या औकात है। बेटी की मदद के लिए तुम वो कंगन उसे ज़रूर दोगी। ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। पर ऐसा करने से पहले जो उन कंगनों की असल हकदार है उससे सलाह मशवरा तो करना चाहिए। ऐसे तो तुम ननद भाभी में कड़वाहट के वो बीज बो दोगी कि एक दूसरे की ये शक्ल भी नहीं देखेंगी। मालती जी बोली, अच्छा तो ये कलेश का बीज तुम्हारा बोया हुआ है। पता तो उन्हें कंगनों का नाम सुनकर ही चल गया था कि ये सब उनकी ननद काली का किया हुआ है, जो ना केवल नाम की बल्कि मन की भी काली है। पहले इन्हीं कंगनों के ऊपर उसने कई साल तक उनके साथ महाभारत मचाई और अब जब खुद का कोई जोर नहीं चला तो ये चिंगारी उनके घर में लगाकर उनकी खुशियों को जलाने की कोशिश कर रही है। वो सीधा उसके सामने हो गई और बोली, देख काली, तेरी ये घटिया चाल यहाँ नहीं चलने वाली। मेरी बहू के कान भरकर तू यहाँ सम्मान नहीं पा सकती। सोचा था इतने सालों में तू सुधर गई होगी, लेकिन तू तो आज भी वैसी ही लालची और स्वार्थी है। मेरी ही गलती हुई जो तुझे बुला बैठी। दोनों ननद भाभी में तकरार होने लगी और उनकी तेज आवाज़ें बाहर तक जाने लगी। तभी दिवाकर जी का घर में आगमन हुआ तो दोनों उन्हें देखकर चुप हो गई। उन्होंने पत्नी से पूछा, त्योहार पर क्यों घर सर पर उठा रखा है। मालती बोली, ये सब तुम्हारी बहन का किया है। बहू को उल्टा सीधा सिखाकर घर में लड़ाई करवाने की कोशिश चल रही है। बहू तारा मुझसे तुम्हारी माँ के वो जड़ाऊ कंगन मांग रही है जो कभी थे ही नहीं। ये सुनकर दिवाकर जी गुस्से में लाल होकर बोले, काली तू अपने लालच से बाज नहीं आएगी। बहू आज तुम भी उन कंगनों की सच्चाई जान ही लो जो तुम अपनी सास से मांग रही हो। मेरी बहन काली शुरू से ही बड़ी तेज थी, क्योंकि मेरा दूसरा कोई भाई या बहन नहीं था, इसीलिए माँ बाप की ज़्यादा ही सर चढ़ी थी। इसकी शादी के बाद एक समय ऐसा भी आया जब ये लोग दाने दाने को तरसने लगे। उस समय मेरे पिताजी ने ज़मीन का कुछ भाग इसके पति को बोने खाने के लिए दिया था, ताकि बेटी को तकलीफ ना हो। उसके बाद इनके दिन बदले तो पिताजी ने ज़मीन वापस ले ली। लेकिन इसके मन में लालच आ गया और ये पिताजी से आधे हिस्से की मांग करने लगी। तब पिताजी ने सब मेरे नाम कर दिया, लेकिन इसने केस डाल दिया और इसी बीच पिताजी चल बसे। उस समय माँ ने समझदारी का परिचय देते हुए इसे केस उठाने के लिए कहा और बदले में इसे वो जड़ाऊ कंगन देने की बात कही, जो असल में थे ही नहीं। उस समय मायके और ससुराल दोनों जगह इसकी अपना हिस्सा मांगने के कारण बड़ी बदनामी हो रही थी, क्योंकि उस ज़माने में ये सही नहीं माना जाता था। तब लालच में इसने जो मिले हड़प लो वाली सोच के चलते इस बात को मान लिया। लेकिन माँ ने साफ कहा कि कंगन वो अपने अंतिम समय में ही देगी। ये इसके लिए भी मान गई। ये कंगन एक ऐसा झूठ था जो मेरी माँ ने अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए गढ़ा था और ये सच हम तीनों को ही पता था। माँ के जाने के बाद भी कई साल तक ये उन कंगनों के लिए हमसे लड़ती रही और जब कुछ नहीं हुआ तो ये आग इसने मेरे घर में लगाने की सोची। तुम खुद ही सोचो बहू, जो बुआ तुम्हारी शादी में भी नहीं आई थी और इतने वर्षों तक जिसका तुमने नाम भी नहीं सुना था, वो रूठी हुई बुआ अचानक बिना बुलाए आ भी गई और मान भी गई।
ये यहाँ यही सोचकर आई थी कि तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काकर यहाँ झगड़ा कराएगी और तुम इसकी बातों में भी आ गई। जिसे तुम पहली बार मिल रही हो वो तुम्हारी सगी हो गई और तुम्हारा अपना परिवार धोखेबाज हो गया। तुम भी कैसी नादान हो जो इसकी बातों में आ गई। तारा को पता नहीं क्यों ससुर जी की बात पर विश्वास करने का मन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो अब बताया गया है सच वही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सास ससुर से माफ़ी मांगी। दिवाकर जी ने बहन से कहा, बहन होने के नाते मैंने तुम्हारा इस घर में स्वागत किया था, लेकिन तुमने इस हरकत से साबित कर दिया कि तुम बहन नहीं मेरी दुश्मन हो। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इसी समय अपना सामान बांधो और यहाँ से चलती बनो। आगे से फिर यहाँ आने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अब सब तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जान गए हैं। और काली को अपना समूह लेकर जाना पड़ा। आज सच जानकर उसे माँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो लौट गई। पर उसकी आंखों पर से लालच का पर्दा हटा नहीं था। उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि भाई से सब रिश्ते खत्म हो गए, बल्कि इस बात का था कि उसे अपना हिस्सा नहीं मिला। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।